गुड इवनिंग। सो ये हमारी 50 क्वेश्चन वाली सीरीज है। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ टाइमन ऑफ एथेंस? यू नो टाइमन ऑफ एथेंस शेक्सपियर का प्ले है, 1607 में आया था। इसका हमें सोर्स बताना है। आपने नोटिस किया होगा प्रीवियस ईयर पेपर में कि प्ले का सोर्स पूछ लिया जाता है। ओके, तो सोर्स देखते हैं। प्लूटार्च लाइफ ऑफ एंटनी, पेंटर्स पैलेस ऑफ प्लेजर और लूसियंस टाइमन और द मिसेंट्री। है ना, इसको जो टाइमन ऑफ एथेंस है इसको ट्रेजेडी ऑफ मिसेंथ्रोपी भी बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये लिखे हैं ना A, B एंड C, मतलब ऑल ऑफ द अबव, ये सब टाइमन ऑफ एथेंस के सोर्स है। मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रेफरेंस लिया गया है इनसे, टाइमन ऑफ एथेंस का। ओके, और ऐसा माना जाता है कि टाइमन ऑफ एथेंस जो है वो मिडलटन, मिडलटन के साथ कोलाबोरेशन में लिखा गया है। बट मिडलटन ने इसको शायद अनफिनिश्ड छोड़ दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नेव, ए रास्कल, एन ईटर ऑफ ब्रोकन मीट्स, ए बेस प्राउड, सैलो, बेगरली, 3 सूटेड, 100 पाउंड, फिल्थी, बस्टेड। ये लाइन बोली गई है कैंट के द्वारा। किसके लिए? फॉर ओसवाल्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हमें बताना है किसका एग्जाम्पल है, इसको किस कैटेगरी में रखेंगे। तो अब आपने लाइन पढ़ के आपको क्या रियलाइज़ हो रहा होगा? ये लग रहा होगा कि इसमें कैसी लैंग्वेज है, थोड़ी एब्यूजिव लैंग्वेज है ना। इस तरह के वर्ड यूज़ हुए हैं, नेव, रास्कल, फिल्थी, है ना। तो जब हम इस तरह की इंसल्टिंग, एक एब्यूजिव और हाईली क्रिटिकल लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उसको हम इन्वेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया किसका? इन्वेक्टिव का। ओके, और ये लाइन कहाँ की है आपको पता चल गया होगा। कैंट कहाँ आया था? किंग लियर में आया था। अर्ल ऑफ कैंट, वो कैंट जो होता है बाद में खुद को डिस्गाइज कर लेता है एज कीज, CAIUS, खुद को डिस्गाइज कर लेता है किंग लियर की सेवा करने के लिए। ओके, उसका वफादार व्यक्ति था वो। और ओसवाल्ड कौन है? जिसको उसने ये सब बोला है एब्यूजिव लैंग्वेज, वो है गोनरिल का स्टीवार्ड। ओके, याद रखना है, किंग लियर की डॉटर थी ना गोनरिल, उसका स्टीवार्ड है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिफाइंड एसे? किसने एसे को इस तरह से डिफाइन किया है? द आफ्टर डिनर मोनोलॉग ऑफ एन इंटरेस्टिंग एंड वेल इन्फॉर्म्ड मैन। ओके, एसे की डेफिनेशन इस तरह से किसने दी है ये बताना है। तो ये डेफिनेशन दी है सैंड्सबरी ने। ओके, याद रखेंगे। अच्छा, फादर ऑफ एसे किसको माना जाता है? मिशेल डी मॉन्टेन को। ओके, और फादर ऑफ इंग्लिश एसे किसको माना जाता है? फ्रांसिस बैकन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु किल्स हिमसेल्फ? कौन खुद को मार लेता है? रैदर दैन ओविंग एंटनी टू किल हिम इन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। ओके, एंटनी क्लियोपेट्रा में बताना है कौन खुद को मार लेता है। मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है। एंटनी को जब पता चलता है ना कि जो क्लियोपेट्रा है उसकी फेक न्यूज़ मिलती है कि क्लियोपेट्रा मर गई, तो एंटनी ना खुद को मारना चाहता है। तो एंटनी कमांड देता है किसको? इरोज को। ओके, आंसर क्या है हमारे यहाँ पे? इरोज। वो इरोज को कमांड देता है कि वो उसे क्या करे? टू किल हिम, उसको मार दे। लेकिन इरोज क्या करता है? इरोज एंटनी को मारता नहीं है, उसको उसकी आज्ञा का पालन करने की बजाय वो खुद को अपने आप मार लेता है। ठीक है, मतलब एंटनी उसको कमांड करता है ना कि मुझे मार दो, वो मरना चाहता है एंटनी, लेकिन इरोज क्या करता है? उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता और वो क्या करता है? वो खुद को ही मार लेता है। वो मतलब उसको इतना करेज नहीं होता कि वो किसको मार दे? एंटनी को मार दे, तो वो इसलिए खुद को मार लेता है। ओके, याद रखना है। फिर बाद में एंटनी भी मर जाता है इवेंचुअली। ओके, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि वो कैसे मरता है, आप चाहे तो वो देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर इज़ द बैरी जोनस ऑफ पोएट। वो बैरी जोनस है पोएट्स का। कैसे? वो ऐसे है कि वो ही बियर्स, वो पहनता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर 2 फेसेस। वो हमेशा 2 चेहरे पहनता है। 2 चेहरे समझते हो? जैसे लोग होते हैं ना 2 तरह के, बाहर से कुछ और दिखाते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं ना। बाहर से दिखाते हैं हम उनके, वो हमारे अपने हैं, लेकिन अंदर से उनके जो इंटेंशन होते हैं वो रोग होते हैं। तो ऐसे ही शेक्सपियर के बारे में बोला है कि यू हैव स्केयर्स बिगन टू एडमायर द वन,
और जैसे ही तुम प्रशंसा करनी शुरू करोगे ना, एडमायर उसके एक चेहरे की, इफ यू डिस्पाइज द अदर, तो तुम फिर क्या करोगे, दूसरे से क्या करने लगोगे, घृणा। मतलब एक इस तरह का है जिसे तुम एडमायर करोगे, और एक ऐसा है जिसको तुम क्या करोगे, डिस्पाइज करोगे। ऐसा शेक्सपियर के बारे में किसने बोला है? ओके, ऐसा बोला है शेक्सपियर के बारे में ड्राइटन ने। ओके, याद रखना है। और ड्राइटन ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है शेक्सपियर को। उन्होंने शेक्सपियर के लिए ये बोला था कि शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड। शेक्सपियर के मैजिक का ना क्या नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। ओके, और उन्होंने ड्राइटन ने एक लाइन और बोली है इनके बारे में, आई एडमायर बेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर। ओके, मैं बेन जॉनसन को एडमायर करता हूँ बट आई लव शेक्सपियर, ये भी ड्राइटन ने बोला है। ओके, और ड्राइटन का एक बहुत ही फेमस कोट है शेक्सपियर के लिए, वो ये है, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एनिसेंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सोल। ओके, मतलब वो ऐसा व्यक्ति था जिसने सारे मॉडर्न, मतलब सारे आधुनिक, और शायद एनिसेंट, जो जितने भी मतलब प्राचीन पोएट्स हैं उन सब में क्या है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, और मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सोल है। ओके, ड्राइटन ने शेक्सपियर को ऐसे एडमायर किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्टेड शेक्सपियर अनडाउटली वांटेड टेस्ट। ओके, ये किसने बोला शेक्सपियर के बारे में? अब शेक्सपियर ने जितना बार खुद लिखा है ना, उससे ज़्यादा तो लोगों ने उनके बारे में लिख लिख के उनको पॉपुलर कर दिया। अब हमें स्टेटमेंट याद तो करने पड़ेंगे ही ऑब्वियसली। तो याद कैसे होंगे? याद ऐसे होंगे जब हम उनको क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। ओके, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस, एक ऐसा महान जीनियस है जो एग्जिस्ट कर रहा है कि अभी, शेक्सपियर अनडाउटेडली वांटेड टेस्ट, ये बोला है शेक्सपियर के बारे में हॉरेस वॉलपोल ने। ओके, आपने नाम सुना होगा हॉरेस वॉलपोल का। कौन है ये? फादर ऑफ गॉथिक नॉवल, गॉथिक नॉवल के फादर हैं। गॉथिक नॉवल मतलब वही नॉवल ऑफ टेरर, सुना होगा आपने। इनका एक वो भी था, कासल ऑफ वुडलैंड, ये वर्क था उनका। ओके, जैसे आपने देखा होगा ना नॉवल ऑफ टेरर, गॉथिक नॉवल कैसे आएंगे, जैसे आपने भूल भुलैया मूवी आई थी, वो देखी थी? वो तो देखी होगी डेफिनेटली। तो ऐसा ही कुछ हॉरर होता है वर्क। ओके, नेक्स्ट, हु सेड ऑफ शेक्सपियर दैट, किसने कहा शेक्सपियर के लिए, ही वॉज द लीस्ट ऑफ एन ईगोटिस्ट दैट इट वॉज पॉसिबल टू बी। शेक्सपियर के लिए बोला कि वो लीस्ट ही ईगोटिस्ट है, दैट इट वॉज पॉसिबल टू बी। बताओ ये किसने बोला है? ये बोला है हैज़लिट ने। ओके, हैज़लिट का एक वो था, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर, आपको याद रखना है। हैज़लिट का वर्क था कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर, 1817 में आया था, तो उसमें ये बात बोली है शेक्सपियर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड इट इज़ वी हु आर हैमलेट, ये हम ही हैं जो क्या है, हैमलेट है। जिसने भी बोला है ना, बिल्कुल सही बोला है। अब बोला किसने? बोला है हैज़लिट ने। ओके, अब जैसे मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं सच में हैमलेट ही हूँ। हैमलेट क्या है? हैमलेट होता है इनडिसाइसिव, नेचर में कैसा होता है, इनडिसाइसिव होता है ना। तो हम सब भी क्या है, हैमलेट की तरह कंफ्यूज है, क्या करें क्या ना करें, है ना, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये तो बोला ना हैमलेट ने, तो हैज़लिट ने सही बताया है। ठीक है, कि इट इज़ वी, हम हैं जो क्या है, हैमलेट है ना। हम क्या है, हम सब कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं सही टाइम पे, सही डिसीजन। और वैसे मैंने नोटिस किया है, जब व्यक्ति ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाता है ना, तो वो कंफ्यूज रहता ही है सब ज़्यादा पढ़ लिख लेता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है चीज़ों को लेके, है ना। कोई भी काम करने से पहले बहुत बार सोचता ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी सम मोर म्यूजिक, म्यूजिक मूडी फूड ऑफ अस दैट ट्रेड इन लव, ये किसने बोला है ना। एक लाइन है, म्यूजिक इज़ द फूड ऑफ लव, वो किसकी है, ड्यू कोर्सिनो की है ना। लेकिन आपको ये लाइन वो नहीं समझनी, ये अलग है। अब ये किसने बोली है आपको ये बताना है, ठीक है। ये लाइन सुन के म्यूज़िक वाली आप ड्यूक ओर्सिनो पे मत चले जाना, ये अलग है। ये क्या है,
गिव मी सम मोर म्यूजिक, मुझे और म्यूजिक दो, म्यूजिक मूडी फूड ऑफ अस दैट ट्रेड इन लव, ये बोली है क्लियोपेट्रा ने। क्लियोपेट्रा ने ये बोली है अपनी नौकरानी से, ओके, इसने बोली क्लियोपेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूम्स डे इज़ नियर, है ना, जो डूम्स डे है ना, डूबने वाले दिन, मतलब वो पास आ गए। डाई ऑल, डाई मैरिली, सब मरे और कैसे, मैरिली, खुशी से, यू नो। ये कौन बोलता है, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में, ये बताना है हमें कौन बोलता है। तो ये बोलता है हॉटस्पर, ओके। हॉटस्पर, यू नो, जो करेक्टर है हैरी पर्सी, पढ़ा होगा आपने शेक्सपियर का हिस्ट्री प्ले, समरी तो पढ़ी होगी ऑफ कोर्स। तो जो हैरी पर्सी है उसका निकनेम है हॉटस्पर, ओके। ये कौन था, नॉर्थम्बरलैंड का सन, ओके, ये भी याद रखना है आपको। और आपको पता ही है हिस्ट्री प्ले के सोर्स क्या है, वही हॉलिंसर क्रॉनिकल्स, और एक जो डेनियल की हिस्टोरिकल पोएम थी सिविल वॉर, वहाँ से भी इसका सोर्स लिया गया है, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट का, ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट एंटी पोलिटिकल ट्रैक्ट बाई मिल्टन, ये बताना है हमें। सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा, मिल्टन ने 5 लिखे हैं, ये 5 एंटी पोलिटिकल ट्रैक्ट, ओके, वो 5 लिखे हैं, हमें उसमें से बताना है शॉर्टेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा, ओके। तो सबसे छोटा तो ऑफ पोलिटिकल एपिस्कोपेसी है, ओके। लेकिन मैं आपको 5 के 5 नाम बताऊंगी। एक तो है 5 ट्रैक्ट है ना, एक है ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है। एक है ऑफ पोलिटिकल एपिस्कोपेसी, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। एक है एनिमेडवर्जन, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा। एक वही द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज्ड अंडर प्रिलेटरी, ओके। और एक है हमारा, 4 तो ये हो गए, और एक है हमारा अपोलॉजी फॉर स्मैक्थिमस, ओके, अपोलॉजी फॉर स्मैक्थिनस। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, 5 ट्रैक्ट आपको याद हो जाएंगे, ओके। और ये भी याद रखना है शॉर्टेस्ट कौन सा है, ऑफ पोलिटिकल एपिस्कोपेसी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670 में आया था, एक अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है मिल्टन के द्वारा, इन हाउ मैनी बुक्स, यू नो। आपने लास्ट ईयर वाला टीजीटी देखा होगा, तो उसमें ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछ लिया था मिल्टन से ही, कि मतलब एक वर्क दे दिया था और ये पूछ लिया था ये कि मतलब मिल्टन ने किस ईयर में पब्लिश किया है। तो आपको याद रखना है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन नाम का कुछ वर्क इस तरह का किसने लिखा है, 1670 में लिखा है, और किसने लिखा है, मिल्टन ने लिखा है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। और ये क्या है, एक अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है, ओके। और बुक मैं आपको भी बता देती हूँ, बुक कितनी है इसमें, बुक है 4। अच्छा, मिल्टन का एक वर्क और है, एक वर्क और है जिसमें 4 बुक हैं, वो कौन सा है, वो है पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज रिगेन्ड में भी 4 बुक्स हैं, ओके। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन डिस्क्राइब, किसको डिस्क्राइब किया गया है ऐसे, ओवल फेस, यू नो, अंडाकार चेहरा, उसकी आंखें, हिज आइज आर डार्क ग्रे, आंखें डार्क ग्रे हैं। ही हैड ओवन हेयर, ओवन हेयर कैसे होते हैं, गोल्डन कलर के बाल, किसके थे, याद है कुछ, पता है, कर्ली हेयर थे, यू नो। मिल्टन, उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट भी बोला गया है, अगर आपने सुना होगा तो। कर्ली हेयर थे, एकदम फेयर कलर था इनका, ठीक है, तो इसलिए इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट भी बोला जाता था। अच्छा, ये जो वर्ड हैं ओवल फेस, हिज आइज आर डार्क ग्रे, ओके, ये सब किसने बोला है, ये बोला है मिल्टन के लिए जॉन ओब्रे ने, ओके। जॉन ओब्रे ने ब्राइट लाइफ्स में बोला था, ओके। नेक्स्ट, लुक होमवर्ड एंजल नाउ एंड मेल्ट विद रूथ एंड ओ ये डॉल्फिन्स वेफ्ट द हैपल्स, यूथ आर द लाइन फ्रॉम, ओके। हमें बताना है लाइन कहाँ, ये क्या था, जो ये लिसिडस है, लिसिडस आपको पता ही है क्या थी, लिसिडस के बारे में ऑलरेडी बहुत बार बताया है, तो मैं इसको यहाँ पे नहीं बताऊँगी, मैं बस यहाँ पे ये बता रही हूँ कि लिसिडस में क्या करते हैं वो, ये जो लाइनें हैं इसमें क्या कर रहे हैं वो, मिल्टन का एक वे है, एक तरीका है क्या करना, वे ऑफ रेजिंग हिज फ्रेंड्स मेमोरी, अपने फ्रेंड को डेडिकेट किया था ना उन्होंने, एडवर्ड किंग को,
तो उनकी मेमोरी को क्या कर रहे हैं, वो रेज कर रहे हैं, उठा रहे हैं, मतलब एक हायर, इतनी हायर मतलब उससे भी हायर, किससे, एक आर्चेंजल माइकल है, उससे भी ज़्यादा ऊंची उठा रहे हैं, मतलब उतने ज़्यादा उनको मेमोराइज कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। ओके, तो उनकी प्रेज में लिखी है ये उन्होंने, इलिसिडस, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट 1637 में आई थी। एक ओल्ड एंड हॉटी नेशन प्राउड इन आर्म्स, ये लाइन कहाँ से है, ये लाइन है कॉमर्स से। ओके, ओल्ड, एक हॉटी नेशन, किसकी बात हो रही है ये, ये किसकी बात हो रही है, अभी बताती हूँ आपको। ये ओल्ड एंड हॉटी नेशन किसको बोला है, ये बोला है बेल्स को। ओके, WALES, आप याद कर सकते हैं। ओके, बेल्स को बोला है, लिखा ही तो नहीं होता इस पर सही से। ओके, नेक्स्ट, तो ये ओल्ड एंड हॉटी नेशन किसको मतलब सिम्बोलाइज किया है यहाँ पे, वेल्स को। ठीक है, कॉमर्स की लाइन है। कॉमर्स कब आया था, 1634 में लिखा गया था ये। एक मास्क था, प्रेजेंट हुआ था लुडलो काशल, ओके, बिफोर द अर्ल ऑफ ब्रिज बाटर, ओके, ब्रिज बाटर के सामने, और ये पब्लिश हुआ था एनोनिमसली 1637 में। और आपको याद रखना है कि कॉमर्स जो है ना, इसमें एंटागोनिस्ट है, हीरो नहीं है ये। और इसका जो म्यूज़िक है वो कंपोज किया गया था हेनरी लुइस के द्वारा। ओके, LAWES, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, वही इसमें जो आपको पता होगा, कॉमर्स की आपने समरी पढ़ी होगी, मैंने एक वीडियो में बताई हुई है। इसमें ऑनर किया था किसको, चेस्टिटी को, ठीक है, पवित्रता को। ओके, और एक बराक स्टाइल में लिखा था ये, और ब्लैंक वर्स में लिखा था कॉमर्स। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट, ए सिटी ऑफ रिफ्यूज़, द मेंशन हाउस ऑफ लिबर्टी, ये लाइन कहाँ पे है, ठीक है, ये बताना है। अब जहाँ पे स्वतंत्रता की बात होगी ना, लिबर्टी, तो वहाँ पे आप समझ लो स्वतंत्रता की बात कहाँ पे की गई है, बताओ कहाँ पे की गई, बात की गई है एरोपैजिटिका में। ठीक है, 1644 में आया था ये। मिल्टन ने बोला है ना इसमें, किसके अगेंस्ट बोला है, सेंसरशिप के अगेंस्ट बोला है। ठीक है, सेंसरशिप जो इम्पोज की गई थी किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। और उन्होंने डिपेंड किया है किसको, द राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या होना चाहिए हमें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना है, मतलब हम खुद को एक्सप्रेस कर सके, इतनी हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, इतनी फ्रीडम होनी चाहिए, उसको डिफेंड किया है मिल्टन ने। तो ये कहाँ पे आया है, याद कर सकते हो आप, लिबर्टी की बात कहाँ पे हुई है, एरोपैजिटिका में हुई है। ओके, नेक्स्ट, हमें आइडेंटिफाई करना है फिगर ऑफ स्पीच, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेड हॉर्न। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब ये लाइन कहाँ से है, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी। ये लाइन है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ठीक है, वर्ड्सवर्थ का है ना, पेट्रार्कन सोनेट है ये, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो जो ये वर्ड यूज़ हुए ना, प्रोटियस, ठीक है, आपको मैं अभी दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जो वर्ड यूज़ हुआ है प्रोटियस और ट्राइटन, ओके, ये क्या है, एक ग्रीक गॉड है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि प्रोटियस और ट्राइटन जो दो ग्रीक गॉड हैं, उनका यूज़ किया गया है कौन से सोनेट में, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। मुझे लगता है कि अगर इस सोनेट से क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर इस सोनेट से क्वेश्चन बना तो ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट कितने होते हैं, वही राइमिंग स्कीम आपको पता ही है, ABBA CDE। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो दो ग्रीक गॉड का मेंशन हुआ है वो किस में हुआ है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ठीक है, कंपोज हुई थी 1802 में और पब्लिश हुई थी 2 वॉल्यूम्स में 1807 में। ओके, और क्या रखना है इसके बारे में, अच्छा हाँ, हमें तो फिगर ऑफ स्पीच बताना था ना, तो फिगर ऑफ स्पीच क्या हुआ इसमें, फिगर ऑफ स्पीच हुआ इसमें याद रखना है आपको, एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं किसी पर्सन को, किसी थिंग को। ठीक है, जैसे मैं आपको एक रेफरेंस देकर बताती हूँ, आई एम जूलियट टू रोमियो। ठीक है, तो मैंने किसको एल्यूट किया यहाँ पे, शेक्सपियर का प्ले है ना, रोमियो एंड जूलियट, वहाँ उसको एल्यूट कर दिया। मैंने बोला ना, आई एम जूलियट टू रोमियो, तो समझ गए ना आप एल्यूजन क्या होता है।
क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रेफरेंस किसी पर्सन को या फिर किसी थिंग को या किसी टेक्स्ट को। ओके, जस्ट सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो डिफाइन पोइट्री, किसने पोइट्री को डिफाइन किया? एक फॉरबिड एंड एग्जिस्टिक इन्वेंशन दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द बॉसम ऑफ गॉड। एक उत्कृष्ट, एक उत्तम इन्वेंशन बताया है, आविष्कार बताया है पोइट्री को। किसने बताया है? याद रखना है आपको, जियोवानी बोक्काचियो। ठीक है, जियोवानी बोक्काचियो ने बताया है, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड मिल्टन सिमिली आर लेस न्यूमरस एंड मोर वेरियस देन दोज ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स। प्रीडिसेसर्स क्या है? पूर्ववर्ती। ठीक है, जो मिल्टन की सिमिलीज हैं वो कैसी हैं? लेस न्यूमरस हैं और मोर वेरियस हैं उसके किससे? प्रीडिसेसर्स से, उसके जो पूर्ववर्ती में मतलब लोग रहे हैं उनसे। ऐसा मानना किसका था? ऐसा मानना था डॉक्टर जॉनसन का। ओके, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड मी फ्रॉम डेज गैरिस आई। मुझे छुपाओ किससे? डे की गैरिस। गैरिस क्या होता है? एकदम ब्राइट, ब्राइट और अनप्लीजेंट होता है ना, जो किसी अनप्लीजेंट तरीके से हमको देखता है। तो मुझे छुपाओ इससे, गैरिस आई से। ये लाइन कहाँ पे है? तो ये लाइन है इल पेंसरोसो की। ओके, इल पेंसरोसो कंपोज हुआ था 1634 में। ठीक है, और पब्लिश हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक वर्क था आपने आई थिंक सुना भी होगा, पोएम ऑफ मिस्टर मिल्टन, जो 1645 में आया था। तो ये कलेक्शन था, पोएम ऑफ मिस्टर मिल्टन 1645, ये कलेक्शन था। इसमें काफ़ी सारे वर्क मिल्टन के पब्लिश हुए थे। तो इल पेंसरोसो वहीं पे पब्लिश हुआ था। ठीक है, पोएम ऑफ मिस्टर मिल्टन में। ठीक है, इल पेंसरोसो क्या है? एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? द थॉटफुल मैन। ठीक है, और इसको जाना जाता है इल पेंसरोसो को एज ए कंपेनियन पोएम। किसकी कंपेनियन? आपको पता होगा। इसके साथ साथ जब आप इल पेंसरोसो सुनते हो तो एक नाम और सुनते हो, एल एलिग्रो। इसकी कंपेनियन पोएम माना जाता है। ठीक है, और इल पेंसरोसो में किसको इन्वोक किया जाता है? गॉडेस मेलनकली। ठीक है, और थोड़ी ये ऑटोबायोग्राफिकल है नेचर में। ठीक है, ये भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, टाइम विल रन बैक। टाइम क्या होगा? वापस जाएगा। एंड फैच, और लाएगा द एज ऑफ गोल्ड। गोल्ड की एज लेके आएगा। ये लाइन कहाँ पे है? ठीक है, ये लाइन है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ठीक है, यहाँ से है ये लाइन। ये क्या है? मिल्टन की फर्स्ट पोएम है इंग्लिश में, मतलब ऐसा कंसिडर किया गया है। और ये भी पब्लिश हुई थी, वही जो मैंने आपको भी बताया है, एक कलेक्शन था ना, पोएम ऑफ जॉन मिल्टन 1645, उसी में पब्लिश हुई थी। जो कंपोज हुई थी, कब हुई थी कंपोज? याद रखना है आपको इसका कंपोजिंग ईयर भी। जस्ट सेकंड में लिख देती हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 1629। और पब्लिश का मैंने आपको बता ही दिया, कलेक्शन में आई थी पोएम ऑफ जॉन मिल्टन 1645 में। ठीक है, जो ये पोएम है ना, इट इज़ फुल ऑफ कंसीट से भरी हुई है। और इसमें डिस्क्राइब किया गया है क्राइस्ट इनकार्सेनेशन, क्राइस्ट के अवतार के बारे में। एंड उनका जो वो था, हिज ओवरथ्रो ऑफ द अर्थली एंड पैगन, पैगन सुना है आपने? पैगन पावर के बारे में ये सब मेंशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन द पोएम द वाइट डो ऑफ रेलिस्टोन। बताओ अब कितने कैंटोज थे? पहले तो यही बताओ कि ये पोएम किसकी है। ये भी तो याद होना है, ये है वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। और कितने कैंटोज में आई थी? 7 कैंटोज में। ठीक है, सब टाइटल याद रखो इसका, सब टाइटल इंपॉर्टेंट है। द फेट ऑफ द नॉर्टन्स। ठीक है, सब टाइटल था इसका, लिख दो यहाँ पे, टाइम लगता है। द फेट ऑफ द नॉर्टन्स। ठीक है, सब टाइटल है इसका। ठीक है, याद रखना है आपको, द फेट ऑफ द नॉर्टन्स। सॉरी, 7 कैंटोज में आई थी। एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। ठीक है, जो मतलब क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे थी ये। और उस समय क्या चल रहा था? नॉर्थन अर्ल्ड का रिवोल्ट, विद्रोह चल रहा था जब ये पोएम लिखी गई थी। ठीक है, और इसमें ना, इस वर्क में वर्ड्सवर्थ ने
वर्ड्सवर्थ पे करते हैं, क्या पे करते हैं, होमेज, होमेज आपने वर्ड सुना होगा, एक किसको करते हैं, स्पेंसर की फेरी क्यून को, ठीक है, याद रखेंगे आप, वर्ड्सवर्थ पे होमेज टू स्पेंसर फेरी क्यून, ठीक है। इस वर्क के बारे में बता रही हूँ मैं आपको, किस वर्क के, द वाइट ऑफ रेलस्टोन, ठीक है। और ये 1807 के अराउंड मैंने आपको बताई है, लिखी गई थी, बट इसको रिवाइज्ड करके जो फाइनली पब्लिश किया गया था, मतलब अंटिल 1815 तक नहीं हुआ था ये पब्लिश, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल टू दी फार अबव द रेस्ट इन जॉय ऑफ वॉइस एंड पीनियन, ये लाइन कहाँ पे है, ठीक है। जॉय ऑफ वॉइस, आप यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। एक द ग्रीन लिनेट, ये वर्ड्सवर्थ का है, लिनेट आपको पता ही है, पक्षी है, अब वर्ड्सवर्थ ने लिखा ही है, स्काईलार्क, लिनेट, है ना, सारे नेचर के बारे में, तो इसमें क्या है, जो वर्ड्सवर्थ है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं नेचर को, और बता रहे हैं कि फ्रीडम के बारे में, केयर फ्री नेचर होता है ना बर्ड का, पक्षी का कैसा नेचर होता है, केयर फ्री नेचर होता है ना, वो हमारी तरह थोड़ी ना बंधनों में बंधा है, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब कर रहे हैं लिनेट को कि वो क्या कर रही है, लिनेट के पक्षी क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, बिखेर रहा है अपनी ग्लैडनेस को, विदाउट केयर, बिना केयर के, ठीक है। तो इस तरह से जब आप यहाँ पे ये लाइन देखोगे, इंजॉय ऑफ वॉइस, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा जब लिखी गई है ना इस पोएम में, काफ़ी क्या दिखाया गया है, इन्थ्रोलमेंट, नेचर के लिए काफ़ी उसमें लिखी गई है कि केयर फ्री वॉइस, इंजॉय ऑफ वॉइस, एक खुशी है, आनंद है, इस तरह से दिखाया गया है। तो आप इसे कनेक्ट करके ऐसे याद कर सकते हो कि ये कहाँ की है, द ग्रीन लिनेट की है, ओके। और ये आ जाए क्वेश्चन, द ग्रीन लिनेट किसका है, तो ये भी याद रखेंगे, ये किसका है, वर्ड्सवर्थ का है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट बीनीथ ए सनी स्काई लिंजरिंग ऑन बर्ड ड्रीमली इन ए इवनिंग ऑफ जुलाई, चिल्ड्रन ट्री दैट नेस्टल नियर ईगर आई एंड विलिंग ईयर, ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल है एक्रोस्टिक, एक्रोस्टिक में क्या होता है, एक एक्रोस्टिक उसको बोलते हैं, एक अक्षरबद्ध कविता को। इसमें जो पहला वर्ड होता है ना, मैं आपको अभी करके बताती हूँ, जस्ट ए सेकेंड। जैसे पहला वर्ड है, ये मैंने आपको, ये लाइन वाइज अलग अलग लाइन में नहीं मेंशन हो रखा, ये सारा एक साथ लिख रखा है, लेकिन जब लाइन में मेंशन होता है तो ज़्यादा अच्छे से बताया जा सकता था, लेकिन चलो देखते हैं। तो जैसे ही लिखा है, ए बोट बीनीथ ए सनी स्काई, तो इसका पहला वर्ड क्या है, ए, ठीक है। लिंजरिंग का पहला वर्ड जो दूसरी लाइन में लिखनी होनी थी, ये एल, फिर इसका यहाँ पे आई, यहाँ पे नेक्स्ट सी, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ पे ई। जब ये 5 लाइन में लिखी होनी थी, तो जब हम किसी लाइन का जब पहली लेटर से एक नया वर्ड बनता है, नया वर्ड क्या बन गया, ALICE, एलिस, ठीक है, ये बन गया ना नया वर्ड हमारा। तो जब किसी लाइन का मतलब किसी जो पैटर्न होता है उसका पहला लेटर मिलके एक नया वर्ड बनाता है, तब वहाँ पे एक्रोस्टिक होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप, ओके। नेक्स्ट, नो अटेम्प्ट टू लिबरेट वुमेन विल बी सक्सेसफुल विदाउट एन अटेम्प्ट टू फ्री नेचर, ये जो आर्ग्यूमेंट है किस ऑफ द थ्योरी ऑफ, किसकी थ्योरी है ये बताना है, ठीक है। कोई भी प्रयास क्या करने का, टू लिबरेट वुमेन को क्या करने का, स्वतंत्र करने का, विल बी सक्सेसफुल नहीं होगा विदाउट एन अटेम्प्ट, बिना प्रयास के, टू फ्री नेचर, मतलब जब तक नेचर को स्वतंत्र ना कर दे तब तक कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। क्या करने के लिए, टू लिबरेट वुमेन, ओके, टू लिबरेट वुमेन। तो ये किसका मानना था, याद रखेंगे, ऐसी थ्योरी दी है इकोफेमिनिज्म वाले ने, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हुज क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन इज, किसकी ऑब्जर्वेशन है ये कि शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, ठीक है, हिज सीन आर ऑक्यूपाइड ओनली बाय मैन। देखो आपको एक बहुत पॉपुलर लाइन याद होगी जॉन रस्किन की कि शेक्सपियर हैज़ नो हीरो बट ओनली हीरोइंस, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये लाइन जॉन रस्किन की नहीं है, ये थोड़ी सी अलग है ना। ये क्या है कि शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, शेक्सपियर के प्ले में हीरो नहीं है,
उनके सीन किससे आर ऑक्यूपाइड बाई ओनली बाई मैन, बस उनके जो सीन है ना वो मैन ने घेर रखे हैं, ठीक है। उनके हीरो वे नहीं है, उनके हीरो तो शेक्सपियर के हीरो आपने बताइए, आपने देखी होगी मोस्टली। शेक्सपियर ने वुमेन को रिप्रेजेंट किया है स्टेज पे आगे, आगे बढ़ के दिखाया है। अब आप देखो शेक्सपियर के लिए कब लिखे गए थे, कौन सी सेंचुरी की बात है, ठीक है। तब उन्होंने हीरोइंस को एक मेजर रोल दिया है, ठीक है। और काफ़ी मतलब उसके करेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया है। आपने देखा होगा पोर्शिया का, रोजलिंड का, है ना। तो ये किसका मानना था, ये जो ओपिनियन दिया था ये दिया है डॉक्टर जॉनसन ने। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग विक्ड दिस वे कम्स इज अ लाइन फ्रॉम विच प्ले। कुछ दुष्ट विक्ड दिस वे कम, इस रास्ते से क्या हो रहा है, आ रहा है। ये लाइन कहाँ की है, मैकबेथ की है। मैकबेथ में जो सेकंड विच है ना, मैकबेथ में 3 विच थी, 3 चुड़ैल थी, उसमें जो सेकंड विच है उसने ये लाइन बोली है, ठीक है। और मैकबेथ क्या कर रहा है, वो खुद ही तो क्या कर रहा है, खुद ही बो रहा है ना, क्या बोल रहा है, बीज बो रहा है, किसके, अपने डाउनफॉल के, ओवर एम्बिशियस हो जाता है, राजा डंकन को मार देता है। फिर डंकन के बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने एम्बिशन के चक्कर में क्या करता है, मारना शुरू कर देता है लोगों को। तो वो खुद ही अपनी उसके बीज बो रहा है अपने डाउनफॉल के, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड बीज बोलती है, ठीक है। और वैसे तो इसमें प्ले में 3 बीज हैं, 3 चुड़ैलें हैं, लेकिन जो कॉलरिज है उसने लेडी मैकबेथ को 4th बीज बोला है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, स्ट्राइप 1909 किस तरह का प्ले है, तो ये एक डोमेस्टिक ड्रामा है, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है, एक स्ट्रगल बिटवीन कैपिटल और लेबर, ठीक है। स्ट्रगल दिखाया गया है, 3 एक्ट का प्ले है। और जो उसका मेन एक्शन है प्ले का, याद रखना है आपको, एक इसमें हड़ताल होती है ना, तो जो उसका मेन एक्शन है प्ले का वो 7 फरवरी को होता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, मे भी आ जाए, ठीक है। आपको जस्ट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जो मेन एक्शन हुआ है वो कब हुआ है, 7 फरवरी को, ठीक है, 7 फैब को हुआ है, ठीक है। एक वो थी ट्रिनाथा, ट्रिनाथा टिन प्लेट वर्क्स, फैक्ट्री थी वहाँ पे, इंग्लैंड के और वेल्स के बॉर्डर पे थी, ठीक है। वहाँ पे ये दिखा, यहाँ पे ये जो मेन एक्शन हुआ है वहाँ पे हुआ है इसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, दिस 8 o'clock, एक 8 o'clock की बात है, एक क्लियर मार्च नाइट है, मून इज़ अप, मून कहाँ पे निकला हुआ है, और स्काई कैसा है, ब्लू है। ये लाइन कहाँ से है, बताओ अब आप, ये लाइन कहाँ से है, तो ये लाइन है किसकी, इडियट, ओ जस्ट, ये लाइन कहाँ की है, द इडियट बॉय, ओके। एक बैलेट है ये इडियट बॉय, पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेट में 1798 में। और जो पोएम है ये थोड़ी क्या नरेटिव ही है, फुल, द पोएम इज नरेटिव इन फॉर्म, ठीक है। और ये सेट हुई थी इन द कंट्री साइड। और ये जो इडियट बॉय है ना, मैंने पहले भी बताया आपको, एक स्टोरी है बेटी फॉय, याद रखना है इसका मेन करेक्टर, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, बेटी फॉय, ठीक है। तो इसका मेन करेक्टर है, और मतलब एक मदर है, और इसका जो एक बेटा होता है डिसेबल, मेंटली हैंडीकैप्ड होता है ना, उसका बेटा, जिससे वो बहुत प्यार करती है, बेटी फॉय। इनकी कहानी है, ठीक है, इनकी स्टोरी है, आप समरी देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, सॉरी, हु इज प्रिंस ऑफ एरागन इन द प्ले मच अडो अबाउट नथिंग। कौन है प्रिंस ऑफ एरागन मच अडो अबाउट नथिंग में, याद रखना है आपको, वो है डॉन पेड्रो, ठीक है। डॉन पेड्रो है प्रिंस ऑफ एरागन। और जो इसमें ये करेक्टर है डॉन जॉन, ये क्या है, ये बास्टर्ड प्रिंस है, इसका भाई होता है किसका, डॉन पेड्रो का, ठीक है। ये करेक्टर भी मच अडो अबाउट नथिंग का ही है। और जो ये करेक्टर है क्लोडियो, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये करेक्टर भी मच अडो अबाउट नथिंग का ही है, ठीक है। एक फ्लोरेंस में एक कोर्ट कंपेनियन होता है किसका, डॉन पेड्रो का, सॉरी, एक काउंट होता है ये, और कंपेनियन होता है डॉन पेड्रो का, ठीक है। और वो है ना इसमें पेनेटिक
समरी आपने पढ़ी होगी, उसका फ्रेंड होता है, ठीक है, याद रखना है आप, ठीक है। प्रिंस ऑफ एरेगन कौन है? डॉन पेड्रो, ठीक है। अब मच अबाउट नथिंग, मच अबाउट नथिंग क्या होता है इसका मतलब? बात का, किसी बात का क्या करना? भतंगड़ बना देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर हिज नॉलेज ऑफ द ह्यूमन हार्ट? किसकी प्रशंसा की गई? उसकी नॉलेज की, सॉरी। हु हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर हिज नॉलेज ऑफ द ह्यूमन हार्ट? तो किसकी की गई है? शेक्सपियर की गई है। नॉलेज तो थी उन्हें ऑब्वियसली, नो डाउट। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड इमिली डिकिंसन टू द राइटिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ? इमिली डिकिंसन को कौन इंट्रोड्यूस कराता है वर्ड्सवर्थ की राइटिंग से? तो डिकिंसन की फैमिली होती है ना, फैमिली फ्रेंड, वो इंट्रोड्यूस कराता है किसको? इमिली डिकिंसन को। किससे? वर्ड्सवर्थ की राइटिंग से। ओके। हु रोट द इलेजी वर्ड्सवर्थ ग्रेव? 1890 में आई थी, ये लिखी थी विलियम वाटसन ने। ओके। एक पोएट लॉरेट है, उन्होंने कहा, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दैट सिंस शेक्सपियर देयर हैज़ बीन सच ए मास्टर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एज आई। बताओ, ऐसे अपनी तारीफ कौन करता है? एक पोएट लॉरेट है, उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि शेक्सपियर से देयर हैज़ बीन सच ए मास्टर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यू नो, शेक्सपियर के बाद से कोई ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज का मास्टर रहा है एज आई, जैसे मैं हूँ। ये कौन था? पोएट लॉरेट कौन था? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। उन्होंने इस तरह से अपने आप को अप्रिशिएट किया है खुद ही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। फोर्थ मिथोलॉजिकल फिगर इज मेंशन बाय मिल्टन इन एरेपेजिटिका? कौन सी फिगर को मेंशन किया है एरेपेजिटिका में? हु इज़ कैपेबल, जो कैपेबल होती है क्या करने में? डिटेक्ट ट्रुथ, यू नो, सच का पता लगाने में। कौन है वो? किसका मेंशन हुआ है? स्फिनिक्स, यू नो। स्फिनिक्स क्या है? एक एनिसेंट, यू नो, प्राचीन, एक इजिप्टियन, यू नो, एक मूर्ति थी, यू नो, जिसका सिर जो होता है हेड, यू नो, मानव का होता है, और बॉडी क्या होती है? जैसे ज़मीन पे लेटा हुआ सिर, ठीक है। तो इस मिथोलॉजिकल फिगर का मेंशन हुआ है मिल्टन के एरेपेजिटिका में, ठीक। मैंने एरेपेजिटिका के बारे में ऑलरेडी इसी वीडियो में बता दिया। ओके, नेक्स्ट। एरेपेजिटिका में सेंसरशिप को कंपेयर किया गया है किससे? बताओ। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप जैसे आपने देखा होगा, जब कोई मूवी आती है तो उसको सेंसर किया जाता है, यू नो, जो उसमें बोल्ड सीन होते हैं, ऑफ सीन होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है। तो सेंसरशिप की कंपैरिजन की गई है एरेपेजिटिका में किससे? एक डबल एज सोर्ड, यू नो, दो मतलब डबल, दो किनारों वाली तलवार, उससे कंपेयर की गई है। ओके। इन विच ऑफ द नॉवल हार्डी, मतलब किस नॉवल में हार्डी कोट करते हैं? कहाँ से लेते हैं कोट? किंग लियर से। तो किस नॉवल में करते हैं? टेस ऑफ द अर्बर बिल्स, वहाँ से किंग लियर से कोट लेके यहाँ पे मेंशन करते हैं हार्डी जी। ओके। ये किसका प्रिय? मिल्टन के बारे में कि सच इज़ द पावर ऑफ हिज पोइट्री, कि उनकी पोइट्री में इतनी पावर है दैट हिज कॉल इज ओबेड विदाउट रेजिस्टेंस, इनको माना जाएगा बिना किसी रेजिस्टेंस के, मतलब बिना किसी विरोध के। ये किसने बोला है उनकी पोइट्री के बारे में? आप बताओ किसने बोला है? तो ये बोला है सैमुअल जॉनसन ने। ओके, सैमुअल जॉनसन का आया था ना लाइव्स ऑफ द पोएट, इसमें उन्होंने 52 पोएट्स का मेंशन किया है, 52 पोएट्स का, तो उसी में मिल्टन के बारे में ये बोला था। ओके, नेक्स्ट। द कंपोजिशन ऑफ शेक्सपियर, इट्स जो शेक्सपियर का कंपोजिशन है ना, इज ए फॉरेस्ट, वो किसकी तरह है? मतलब वो क्या है? वो एक जंगल है, यू नो, इन विच, जिसमें ओक्स एक्सटेंड देयर ब्रांच। ओक एक पेड़ होता है ना, उन्होंने मतलब इस तरह से कंपेयर किया है कि जो शेक्सपियर कंपोज करते हैं ना कोई चीज़, मतलब कोई वर्क, कोई प्ले, तो वो एक ऐसा एक फॉरेस्ट की तरह है जिसमें जैसे ओक का पेड़ है, उसने क्या कर ली है? एक्सटेंड कर ली हो अपनी ब्रांचेस, अपनी शाखाएं। एंड पाइन टावर इन द एयर, यू नो, पाइन का पेड़ काफ़ी लेंथी होता है हवा में, और इंटरस्पर्स्ड, यू नो, बीच बीच में, समटाइम्स, कभी कभी, विद बीट्स ब्रैम्बल, ब्रैम्बल किसको बोलते हैं? झाड़ी। एंड समटाइम्स गिविंग शेल्टर, और कभी कभी क्या देता है वो? शेल्टर देता है किसको?
टू माइरल्टल और रोजेस, यू नो, जो ये वर्ड है माइरल्टल एक प्लांट है, हिना जिसको बोलते हैं, और गुलाब को, उन सबको शेल्टर देता है। ऐसा किसने कहा है? किसके बारे में? शेक्सपियर के कंपोजिशन के बारे में, ठीक है, याद रखना है। ऐसा मानना है डॉक्टर जॉनसन का, ठीक है। डॉक्टर जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर में बोला है, ओके, कि जो शेक्सपियर का कंपोजिशन है इट्स लाइक ए फॉरेस्ट, एक जंगल की तरह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में सेबेस्टियन का ब्रदर बताना है हमें, कौन है? तो टेम्पेस्ट 1611 में आया था लास्ट कंप्लीट प्ले शेक्सपियर का। और सेबेस्टियन कौन था? सेबेस्टियन का जो ब्रदर है, आपको याद रखना है, वो एलेंसो है। एलेंसो कौन था? किंग ऑफ नेपल्स, ओके। और एलेंसो फर्डिनांड करेक्टर आपको याद होगा, फर्डिनांड टेम्पेस्ट का हीरो है, मतलब हीरो भी नहीं कह सकते, हीरो तो प्रोस्पेरो को कहेंगे। तो जो फर्डिनांड है वो इसी का बेटा है, किसका? एलेंसो का। और फर्डिनांड ही है जिसको प्यार हो जाता है किससे? मिरांडा से, ठीक है। और तो आप याद रखेंगे कि सेबेस्टियन का ब्रदर कौन है? एलेंसो। सेबेस्टियन कौन होता है? एक जो एलेंसो का जो ब्रदर है ना, ये थोड़ा धोखेबाज भाई होता है, ट्रिचीरियस जिसे कहते हैं, अपने भाई को एलेंसो को धोखा दे देता है ये, ठीक है ये। ओके, नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल इमेज इन वीनस एंड एडोनिस? वीनस एंड एडोनिस में कौन सी सेंट्रल इमेज नहीं है? मैंने आपको वीनस एंड एडोनिस के बारे में ऑलरेडी 2-3 बार बता दिया है अपनी वीडियोज़ में। 6 लाइन स्टैंजा में था ये, सस्टाडेमा में 1593 में आया था वीनस एंड एडोनिस, ठीक है। एक क्वार्टरन थी जो फॉलो की गई किसके द्वारा? एक कपलेट के द्वारा। इसका प्लॉट किस पे बेस्ड था? ओविड के मेटामॉर्फिज्म पे, ठीक है। और इट इज़ डेडिकेट किया गया था किसको? हेनरी रोथस्ली, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है। इट्स एन एपिलियन, और ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर का पहला पब्लिकेशन था और प्रिंट किया गया था किसके द्वारा? रिचार्ड फील्ड के द्वारा इन 1593 में, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कौन सी सेंट्रल इमेज का मेंशन नहीं किया गया है। तो द सी का मेंशन नहीं हुआ है, ओके। हंट, फ्लावर, बर्ड्स, इन सब का मेंशन हुआ है, ठीक है। वीनस एंड एडोनिस की समरी मैंने एक वीडियो में बताई है अपनी, चाहे तो आप गूगल करके थोड़ा सा पढ़ सकते हो इसके बारे में, ओके। नेक्स्ट, हु इज़ द यंग मैन दैट एनी पेज इज इन लव विद, ठीक है। वो यंग मैन कौन है जिसके साथ एनीपेज को प्यार होता है, ओके। बात करते हैं एनीपेज आई कहाँ पे है, पहले तो इसकी बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, सुना होगा आपने, प्ले का नाम शेक्सपियर का है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, एक रोमांटिक कॉमेडी है, 1597 में आई थी, जो प्रिंट हुई थी बैड क्वार्टो में, ठीक है। 1602 में बैड क्वार्टो में प्रिंट हुई थी। और ये जो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर है, इसको लिखा गया था किसकी? एलिजाबेथ की रिक्वेस्ट पे, जो एलिजाबेथ फर्स्ट है उनकी रिक्वेस्ट पे लिखा गया था। वो चाहती थी कि फुल स्टॉप किस में देखना? फुल स्टॉप इन लव, फुल स्टॉप को प्यार में देखना चाहती थी, ठीक है। इसमें जो फुल स्टॉप है दिखाया गया है, और इसमें जो करेक्टर है ना, फुल स्टॉप क्या करता है? फ्लर्ट करता है इसमें। मैंने बताया ना आपको कि एलिजाबेथ चाहती थी फुल स्टॉप को प्यार में देखना, तो एक 2 करेक्टर होती हैं, 2 लेडीज़, मिस्ट्रेस फोर्ड और मिस्ट्रेस पेज, तो उनके साथ ये फ्लर्ट करता है फुल स्टॉप इसमें, ठीक है। ओके, तो जो ये एनी पेज है ये मिस्ट्रेस पेज की ही बेटी है, ओके। मैंने सर आपको बैकग्राउंड इसलिए बताया है सो दैट आप इसको रिलेट कर सकें। जो 2 करेक्टर है मिस्ट्रेस फोर्ड और मिस्ट्रेस पेज, उनसे फुल स्टॉप क्या करता है? फ्लर्ट करता है। तो इसमें जो मिस्ट्रेस पेज है उनकी बेटी है एनी पेज, ठीक है, ओके। और जो एनी पेज है इसको प्यार हो जाता है किससे? फैंटन से, ओके। आपको ये पॉइंट याद रखना है, फैंटन से इसको प्यार हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ड्रेस अप एज द फेरी क्यून टू ट्रिक फुल स्टॉप? तो कौन ड्रेसअप करती है एज ए फेरी क्यून फुल स्टॉप को, फुल स्टॉप को क्या करने के लिए? ट्रिक, उसको फंसाने के लिए। तो वो करती है, काफ़ी फ़नी है ये प्ले, मिस्ट्रेस क्विकली करती है वो। नेक्स्ट, हु डू, देखो मैंने आपको बताया था ना अभी 2 करेक्टर, मिस्ट्रेस पेज एंड मिस्ट्रेस फोर्ड,
ट्रिक करती हैं, ड्रेसअप करती हैं एज ग्रेट हन। तो किसको किसको ट्रिक करती हैं? फुल स्टॉप को तो लगता है कि मैं मिस्टर स्पेस और मिस्टर फोर्ड दोनों को पागल बना रहा हूँ, लेकिन दोनों को बाद में सच्चाई पता चल जाती है। ठीक है, किसकी? जॉन फुल स्टॉप की। तो फिर ये इससे क्या करती हैं, फिर सोचती हैं कि अब इसको हम बताते हैं। ठीक है, तो वो ड्रेसअप करती है। ओके, नेक्स्ट, हु एंड्स अप मैरिंग एनी पेज। मैंने आपको बताया था, अभी बताया था आपको जस्ट 2 मिनट पहले कि ये कौन है? मिस्टर पेज की ही बेटी है, एनी पेज। इसकी शादी बाद में किससे होती है? जिससे प्यार करती है मास्टर फेंटन से। ओके, हु राइट्स द लेटर टू फुल स्टॉप। कौन फुल स्टॉप को लेटर लिखता है? प्रिटेंडिंग टू बी मिस्ट्रेस फोर्ड। ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो कौन हो? मिस्ट्रेस फोर्ड। जैसे फुल स्टॉप लेटर लिखता है ना, दोनों महिलाओं के साथ फ्लर्ट करता है वो, मिस्ट्रेस पेज के साथ और मिस्ट्रेस फोर्ड के साथ। तो जो मिस्ट्रेस फोर्ड होती है ना, वो बता देती है अपने पति को। पति कौन है उनका? मास्टर फोर्ड। ठीक है, तो लेटर कौन लिखेगा फुल स्टॉप को प्रिटेंड करते हुए कि मतलब ऐसे प्रिटेंड करता है, ऐसे दिखाया जाता है, वो प्रिटेंड करके लिखता है लेटर। तो कौन लिखता है? वो लिखता है मिस्ट्रेस क्विकली। ओके, मिस्ट्रेस क्विकली मिस्ट्रेस फोर्ड बन के लेटर लिखती हैं फुल स्टॉप को। ओके, कौन एक्सपोज करता है फुल स्टॉप की स्कीम? मास्टर फोर्ड को कौन बता देता है? मैंने आपको भी बताया था। कौन बताता है? बताओ आप, कौन बताता है? मैंने अभी बताया था आपको। तो वो बता देती है मिस्ट्रेस फोर्ड, अपने हस्बैंड को बता देती है कि ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब एक्सपोज कर देती है फुल स्टॉप को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर पिंच कहाँ पे अपियर होते हैं? देखो, आपको जो स्मॉल करेक्टर है ना, मैं ये बार बार इसलिए ही मेंशन कर रही हूँ, ये सारे मैंने अभी जो करेक्टर मेंशन कर रखे हैं, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर के हैं ये करेक्टर, ताकि अगर सो दैट अगर कोई आपको स्मॉल करेक्टर आ जाए और ये पूछ लिया जाए कि वो किस प्ले में है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो जो डॉक्टर पिंच है ये तो सबको पता होता है ना कि हैमलेट कहाँ पे है, हैमलेट में है। लेकिन जो करेक्टर जिनके बारे में हमने कम सुना है, वो कैसे याद होंगी? वो ऐसे याद होंगी धीरे धीरे पढ़ के। तो डॉक्टर पिंच कहाँ पे है, याद रखना है आपको। डॉक्टर पिंच है करेक्टर कॉमेडी ऑफ एरर का। ओके, ये शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट प्ले, और ये फॉलो करता है जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है क्लासिकल यूनिटी को। क्लासिकल यूनिटी क्या? यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। और ये प्ले बेस्ड है किस पे? मिस्टेकन आइडेंटिटी पे। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैंडकरचीफ। उसका नाम क्या है जो ओथेलो देता है डेस्टिमोना को एज ए, मतलब उसको देता है ना फिडेलिटी, तो वो देता है इजिप्टियन हैंडकरचीफ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, द इनग्रेटिट्यूड ऑफ कॉमनवेल्थ। ये रीअडेप्शन है शेक्सपियर के किस प्ले की? नेम टेट ने अडेप्ट किया था इसको, रीअडेप्ट। तो किस प्ले को रीअडेप्ट किया था उन्होंने? कोरियोलिनस को। आपको बता दूँ मैंने ऑलरेडी बताया है, नेम टेट ने किंग लियर को भी रीरोट किया था, फिर से लिखा था और उसकी हैप्पी एंडिंग दिखाई। ओके, थैंक यू।